Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher. Okay, now we will start the continued chapter of thermodynamic under discussion. Okay, now let's start. तो बेटा हमने थर्मोडायनेमिक का दो आप पार्ट बनाकर आपको सेंड कर दिए हैं। तीसरे पार्ट में आज हम आपको थर्मोडायनेमिक के बारे में ही आज का डिस्कस करेंगे। पिछले बारे में हमने कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे, जिसे मेनली हमने एक वर्क डन का डिस्कस किया था। ठीक है, आपको वर्क डन पता होना चाहिए, वर्क डन जनरल आपको पता होना चाहिए। वर्क डन होता क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, ये आपको पता होना चाहिए जनरल वर्क डन। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन ऑन द सिस्टम साइन क्या होता है, तो आपने बताना है पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम साइन क्या आता है, तो आपने बताना है नेगेटिव। ओके, डन। और इसके बाद हमने एक फॉर्मूला किया था एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी का, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का। उसमें आपने फॉर्मूला राइट करना, आप साथ में साथ राइट भी कर सकते हो। फॉर्मूला आपने याद रखना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू क्या है यहाँ पे हीट है, और डब्ल्यू क्या है यहाँ पे आपका वर्क डन है। ठीक है, ओके। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि यदि इंटरनल एनर्जी यानी जो डेल्टा यू जो है आइसोथर्मल है, तो तब कंडीशन क्या होगी। तो आइसोथर्मल पे आपको ध्यान रखना है, डेल्टा यू हो जाता है बेटा जीरो, तो क्यू प्लस डब्ल्यू, जो डेल्टा यू इजिकल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था, तो आप जब डेल्टा यू की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, बिकम माइनस डब्ल्यू के। तो यहाँ पे जो क्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, और डब्ल्यू क्या है, नेगेटिव है। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्क डन अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम है। जो अगर क्यू पॉजिटिव है, क्यू का मतलब यानी आपका क्या दे रही है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है फ्रॉम किससे, सराउंडिंग। तो यानी ये इसके इक्वलेंट आ जाता है। ओके, इसके बाद हमने एक फॉर्मूला और किया था, दो फॉर्मूला तो ये हो गए। कौन कौन सा, फर्स्ट फॉर्मूला आपको बताया मैंने वर्क जनरल फॉर्मूला वर्क डन का, दूसरा मैंने आपको इंटरनल एनर्जी का, आइसोथर एट इन केस ऑफ आइसोथर्मल आपको पता होना चाहिए, और चौथा फॉर्मूला आप समझ सकते हो एंथैल्पी से, आपको पता होना चाहिए एंथैल्पी क्या होती है। तो जनरल आपने ध्यान रखना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये आपका है चेंज इन एंथैल्पी का। किसका है, चेंज इन एंथैल्पी का। कौन कौन सा फॉर्मूला बताया मैंने, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, इज इक्वल किसके है बेटा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो एंथैल्पी क्या है, तो आप बता सकते हो चेंज इन एंथैल्पी जो है आपका स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी क्या आपका स्टेट फंक्शन है, राइट। बट हीट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, ध्यान रखना बेटा, हीट एंड वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। बट क्या कि जो हीट प्लस वर्क डन बन जाता है इंटरनल एनर्जी, वो है आपका स्टेट फंक्शन, राइट। ओके, तो हम इसे फॉर्मूला बात करते हैं कौन सा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेफिनेशन क्या है इसका, जो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द सम ऑफ किसका, इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट प्लस सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड किसका, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, पी डेल्टा वी जनरल आप जो डेफिनेशन बना सकते हो। क्लियर है, तो ये जनरल फार्मूला आपने पढ़ लिया। हाँ, अब आपको पता है पी जो पी वी इजिकल टू एन आर टी होता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो आप पी वी की जगह आप डेल्टा एन आर टी भी रख सकते हो। ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एंड डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, यहाँ पे आप नंबर मोल्स लेने हैं, आपने गैसियस के लेने हैं, ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला याद हो गया आपका, डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, राइट। तो बेटा अब हम आगे मूव कर रहे हैं, पेज नंबर 8 पे हमने एक छोटा सा टॉपिक छोड़ दिया था, लेफ्ट कर दिया, तो वो अब आज हम कवर करेंगे। तो हीट कैपेसिटी के बारे में, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। जनरल बेटा हीट कैपेसिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और मोलर हीट कैपेसिटी आपकी सी एम होता है।
ठीक है, वो तो बाद में आपको साइंस सारे पता चल जाएंगे। तो सबसे पहला हीट कैपेसिटी क्या होता है, कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, अपने सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको उसको कितनी हीट देनी है, दैट इज़ द हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में आया? तो मैंने ये बताया कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हमें हीट और चाहिए क्या करने के लिए बेटा, टू रेज द टेम्परेचर, कितना 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। अब कहते हैं कि अगर हम इफ़ कंडीशन लगा रहा है, इफ़ क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू ए सिस्टम। सही बात है, क्योंकि हीट किसकी फॉर्म में दे रहे हैं हम, क्यू की फॉर्म में दे रहे हैं, क्यू इज़ द हीट सप्लाई टू योर सिस्टम, देन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम राइज किससे करेगा, फ्रॉम T1 से T2। यस, पहले मान के चलो आपने कोई एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम का इनिशियल टेम्परेचर T1 था, अब आपने क्या किया, उसका टेम्परेचर आपने राइज कराना है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप उसको बाहर से कितने क्यू और हीट प्रोवाइड करोगे जिससे उसका टेम्परेचर कितना हो जाए, T2 आ जाए, यानी चेंज आ जाए, T2 हो जाए। तो क्लियर हुआ। देन द हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज गिवन बाय, उसको आप निकाल सकते हो C इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी का मतलब क्या, T2 माइनस T1। तो यहाँ से आप और Q निकालना हो तो Q क्या हो जाएगा, C डेल्टा टी। तो ये एक पूरा आपको रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। कौन से रिलेशन की बात कर रहा हूँ बेटा, दिस रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, यस। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी आपने जनरल हीट कैपेसिटी पढ़ा क्या, कि भाई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितना टेम्परेचर देना, कितनी हीट देनी पड़ रही है, तो दैट्स अ हीट कैपेसिटी। अगर हम बात करें स्पेसिफिक में क्या हो जाएगा, अब आपका जो पहले जो सब्सटेंस हमें नहीं पता था सब्सटेंस कितना लिया हुआ है आपने, समझ में आया कि जो आपने सब्सटेंस 1 kg ले रखा है या 1 ग्राम या 10 ग्राम या 15 ग्राम, जस्ट हमें नहीं पता, हमें तो बस ये पता था कि भाई इस इतना अमाउंट है, इतने अमाउंट का हमने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है, तो कितनी हमें उसको हीट देनी पड़ेगी, तो वो थी उसकी हीट कैपेसिटी। अब बात करते स्पेसिफिक। तो बेटा यहाँ पे स्पेसिफिक में जब आप स्पेसिफिक की बात करते हो तो कंडीशन में आपका जो सब्सटेंस है उसका जो वेट अब स्पेसिफिक हो गया है। तो कितना लिया हमने, 1 ग्राम, यानी अब हमने स्पेसिफिक सब्सटेंस ले लिया है, उसको उसका टेम्परेचर हमने राइज करना 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, वो क्या होगी बेटा, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यही हमारा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, तो इट्स अ, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो अब आपके यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई कर देना है m से। m क्या है, यहाँ पे मास आ जाएगा, मास कितना लेना है आपने, 1 ग्राम लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी था। अगर आपने पीछे फॉर्मूला देखा हो तो देखिए ध्यान से, क्या था, Q इज इक्वल टू C डेल्टा टी, जिसे मैंने सर्कल किया था। ठीक है, और अब क्या बनाना है आपने फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C m डेल्टा टी हो जाएगा। और बाकी कुछ नहीं रखना, एम तो आपको पता ही है मास कितना लेना है आपने। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज, जो हमें जनरल पता होना चाहिए, कितना आता है, 4.1 जूल पर ग्राम केल्विन होता है। ठीक है, या फिर इसको आप 1 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो, 1 कैलोरी पर ग्राम बोल सकते हो। अब आती है बात आती है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी में देखो, जनरल हीट कैपेसिटी में आप सब्सटेंस कुछ कितना भी ले सकते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपने सब्सटेंस 1 ग्राम लेना है, मोलर हीट कैपेसिटी में आपने सब्सटेंस कितना लेना है बेटा, 1 मोल लेना है, बस बाकी सेम ही है। ठीक है, डेफिनेशन वही है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, कितना टेम्परेचर ऑफ किसका, 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रो कितना, थ्रो 1 डिग्री सेल्सियस, यानी आपने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करना है किसका, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का। तो उसके लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ओके, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। अब हम कहते हैं कि ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल वे, ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल वेइंग 3 ग्राम, 3 ग्राम निकला उसका, जब हमने एक मेटल का एल्यूमिनियम का एक पीस का वेट किया उसका 3 ग्राम वेट निकला, और उसने कहा कि 3 ग्राम रिक्वायर 4.4 जूल ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 298 टू 300 केल्विन। ठीक है,
तो इसने हमें कंडीशन दे दी कि अगर हमारा जो वेट 3 ग्राम था उसका टेम्परेचर हमने क्या किया, उसको हीट दी, मतलब कितनी रिक्वायरमेंट थी, इसको इतना टेम्परेचर फॉर, दोबारा बोलता हूँ बेटा, हमने एक मेटल के पीस को वे किया जिसका वेट कितना था 3.4 ग्राम, 3 ग्राम था सॉरी, और उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट थी, हीट रिक्वायर दी हमने जो भी है 5.4 जूल। कितना टेम्परेचर राइज करने के लिए बेटा, देखो 298 टू 300 केल्विन, यानी कितना टेम्परेचर आपने 2 डिग्री बता सकते हो कि आपने 2 डिग्री में चेंज किया, 2 डिग्री चेंज किया। तो जब आप 1 का निकाल लोगे तो आप निकाल सकते हो कितना आएगा, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी ऑफ पीस ऑफ एल्यूमिनियम तो आपको पता ही है, तो हमने क्या कर दिया, एक उसका निकालने के लिए तो 2 हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक के लिए आप क्या करोगे, स्पेसिफिक हीट के लिए आप क्या करो, क्योंकि हमें 1 डिग्री निकालनी होती है ना, हीट कैपेसिटी जनरल 1 डिग्री की बात करते हो, तो 1 डिग्री के लिए आपको कितना देना पड़ेगा, 2.7 जूल पर केल्विन देना पड़ेगा। अगर हमें 3 ग्राम, बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन को, कि आपके पास जो एल्यूमिनियम का वेट था 3 ग्राम था और उसका हमने टेम्परेचर राइज कर दिया 298 से 300 केल्विन, और उसके लिए आपको हीट कितनी दी, आपने उसको 5.4 जूल दी, बट हीट कैपेसिटी जनरल कितनी होती है बेटा, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए होता है। तो आप क्या करोगे, इसको 5.4 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1 डिग्री के लिए आ जाएगा, तो 1 डिग्री के लिए कितना दिया आपने, 2.7 जूल की रिक्वायरमेंट है, राइट। अब बात आती है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट में क्या करते हो, स्पेसिफिक हीट में तो आप कितने ग्राम का निकालते हो बेटा, 1 ग्राम का निकालते हो। तो आपके पास 3 ग्राम का 3 ग्राम के लिए कितनी है, 5.4 है, तो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास। और मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए आपको उसके एल्यूमिनियम के मोल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोलर हीट कैपेसिटी, तो आपने ध्यान रखना है इस तरह से, ओके। अब बेटा हम मूव करते हैं आगे, टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी भाई कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की होती है बेटा। एक तो होती है हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, और एक होता है हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। बस नाम में ही इसकी डेफिनेशन है बेटा, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी आप क्या करोगे, हीट का चेंज करोगे, टेम्परेचर का चेंज करोगे, तो आपने क्या करना है, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है एक में, और दूसरे वाले में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। यानी एक होता है आपका Cp और एक होता है आपका Cv। क्या होता है, Cp इज द हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर, और Cv क्या होगा बेटा, हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। इतना क्लियर हो गया, 2 चीज़ होगी, Cp एंड Cv। तो सिंस हम पढ़ रहे हैं बेटा, सिंस Q, मैंने आपको बताया था Q क्या होता है, हीट, ठीक है, इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन तो नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। एंड बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलो, क्योंकि किस पे डिपेंड करती है, पाथ फॉलो पे डिपेंड करती है, जबकि जो स्टेट फंक्शन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर सी इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। थस टू नो द वैल्यू ऑफ द सी, द कंडीशन सच एस ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और कॉन्स्टेंट प्रेशर हैव बीन स्पेसिफाइड, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम Cp एंड Cv से। तो सबसे पहला हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Cv से। अब डेफिनेशन ध्यान सुन, देखो क्या बोल रहा हूँ, द हीट सप्लाई टू ए सिस्टम, सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं, क्या करने के लिए बेटा, टू रेज इट्स टेम्परेचर, कितना बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस, क्या करके, कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। मैंने अभी बताया था बेटा, हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम में आपने क्या करना है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, और हीट सप्लाई करनी है अपने सिस्टम को, क्या करने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए, ठीक है। द हीट सप्लाई टू ए सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री या चेंज 1 डिग्री सेल्सियस क्या दो या 1 डिग्री का चेंज कर दो, ठीक है। कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम थ्रू इट्स इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपको पता था क्या फॉर्मूला था, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी था, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी था। तो अब यहाँ पे CV हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा, Q इज इक्वल टू CV डेल्टा टी। जब आप CV निकाल लोगे तो DE बाई dt हो जाएगा, CV क्या हो जाएगा, DE बाई dt, ठीक है, ध्यान रखना है। और DE क्या है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। जब आप Cp निकाल लोगे तो वहाँ पे DH हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, CV इज इक्वल टू DE बाई dt, ठीक है। और बाकी आपको बता दूँ मैं, फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम एंड डिपेंडेंट ओनली टेम्परेचर। अब बात करते हैं हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब इसमें डेफिनेशन बनाओ, खुद बनाओ, आपने क्या करना है बेटा, हीट सप्लाई टू ए सिस्टम,
हीट सप्लाई टू द सिस्टम, क्या करने के लिए, टू रेज इट्स टेम्परेचर, कितना, 1 डिग्री, क्या क्या रख के, कीपिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। बस ये डेफिनेशन आ गया बेटा। द हीट सप्लाई टू सिस्टम टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री कीपिंग द एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, वही Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T, और CP क्या हो जाएगा, DH/dt हो जाएगा। बेटा उसमें क्या था, DE/dt था, और इसमें क्या हो जाएगा, DH/dt। ये ध्यान रखना, ध्यान रखोगे। ओके, अब बात करते हैं हम दो टाइप की। बेटा ये आपकी जो एंथैल्पी है या हीट है, दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक और एक होती है एंडोथर्मिक। अब आपको पता ही है एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें से जब आप कोई रिएक्शन करते हो, अगर ड्यूरिंग रिएक्शन अगर आपकी हीट इवॉल्व हो रही है तो उसको तो हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक सिस्टम। अगर ड्यूरिंग रिएक्शन आपको क्या देनी पड़ रही है, हीट सप्लाई करनी पड़ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, तो पहला पॉइंट है दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। मैंने बताया मैंने आपको कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन अगर हीट इवोल्व हो रही है या एनर्जी इवोल्व हो रही है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एंड दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, वो हीट प्रोड्यूस होएगी तो ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द प्लस क्यू। तो उसको आप किस फॉर्म में लिखोगे, प्लस क्यू की फॉर्म में, मतलब साथ में प्रोडक्ट की फॉर्म, जैसे आपने रिएक्टेंट लिख दिया, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट प्लस क्यू, तो ये इसका मतलब समझ जाएगा कि बंदा की आपने हीट दी है वहाँ पे। ठीक है, एज और एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन द प्रोडक्ट साइड लिखना है यानी आपने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हीट एनर्जी अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय द राइटिंग द प्लस क्यू। उसको आपने क्या लिखना, क्योंकि अब आप हीट दे रहे हो तो हीट का कहाँ लिखना पड़ेगा आपको, रिएक्टेंट साइड उसको प्लस करना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया। और हाँ एक चीज़ और है, अगर बेटा आपकी हीट जो है अगर आप सिंपल उसमें लिख देते हो डेल्टा एच लिख देते हो, जैसे एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ रही वैल्यू अलग से साइन में लिखते हो अलग वैल्यू, तो इसका मतलब वो खुद इंडिकेट करेगा कि भाई जो एंथैल्पी है नेगेटिव आई है इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। अगर एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब आपने दी है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, और नेगेटिव का मतलब हो जाएगा हीट निकली है तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, तो थर्ड है बेटा है व्हेन 1 मोल ऑफ द सॉलिड कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, तो इतनी हीट इवोल्व हो रही है, कितनी, 393.5 किलो जूल हीट इज प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इसको सिस्टम में ब्रेक डाउन किया, जैसे C+O2 CO2 या H2 प्लस हाफ O2 H2O। तो ये जो प्लस में दिखा रहे हैं आप एनर्जी, ये सब क्या है, इनकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इधर देखोगे आप तो ये जो प्लस में दी है आपने प्लस 80.5 किलो जूल दी है इधर रिएक्टेंट साइड, तो दैट मीन्स इधर ये क्या आपकी एंडोथर्मिक है। आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो, माइनस लिखोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ प्लस लिख देते हो तो ये एक्सोथर्मिक बन जाता। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन टर्म ऑफ द डेल्टा ई। डेल्टा ई दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इधर क्या लिखा हुआ है मेनली ये आपका ओके, द अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व टू द रिएक्शन टू द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन डेल्टा ई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, हाँ अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक की बात कर दी है। अब एक्सोथर्मिक में डेल्टा ई जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव आती है। और नेगेटिव कब आएगी बेटा, जब आपकी, क्योंकि जो हम भी चेंज निकालते हैं वो हमेशा क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, देखो ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो ओवरऑल क्या आएगा, डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बट अगर नेगेटिव लानी है तो नेगेटिव तभी आ सकती है जब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तभी आपकी जो डेल्टा एच है या डेल्टा एनर्जी है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो बस ये ध्यान रखना है आपने। देखो लिखा भी हुआ आपने कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द रिएक्शन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तभी आपकी ये पॉजिटिव आएगी। ओके, इसके बाद है आपका दिस थस डेल्टा इज नेगेटिव बिकॉज जो नेक्स्ट पेज में मूव कर चुका हूँ बेटा मैं 11th पेज पे। थस डेल्टा इज नेगेटिव बिकॉज इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। सेम की रिवर्स केस है बेटा,
इसके बाद है इन टर्म ऑफ द डेल्टा एच, वो बेटा इन टर्म ऑफ डेल्टा ई एनर्जी के टर्म में, डेल्टा एच के टर्म में सेम चीज़ है बेटा, बस यहाँ पे आपने एंथैल्पी यूज़ करना है, एच यूज़ करना है, सेम चीज़ है, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच वही नेगेटिव होता है इसमें भी, और एक्सोथर्मिक के केस में और इंटरनल एनर्जी के केस में डेल्टा ई क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वो कब होगी, जब एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो तभी आपका डेल्टा एच का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, पहला पॉइंट है, तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे, इसमें भी यही है। तो नेक्स्ट इसमें पॉइंट में लिखा कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तभी आप यानी ग्रेटर होना चाहिए, तभी डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। तो आप देख सकते हो जो डेल्टा एच नेगेटिव लिखा है, दैट मीन्स इट इंडिकेट द रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक इन नेचर। और इधर आप अपने राइट हैंड साइड देखिए तो क्या लिखा हो, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, दैट मीन्स रिएक्शन कैसी है आपकी, एंडोथर्मिक इन नेचर है। डेल्टा एच नेगेटिव बिकॉज टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये प्रोडक्ट हमने बना रखा है, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है सबसे ज़्यादा है आर, ये चीज़, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है और ये एंथैल्पी ऑफ क्या है आपकी, प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा है देन किससे, प्रोडक्ट से, तो आपका डेल्टा एच आएगा बेटा नेगेटिव। सेम इधर देखो, अब यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई, कम हो गया, आपने राइट हैंड साइड देखना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई, कम हो गया, और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो इसमें दैट मीन्स जब डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इस वजह से आप कह सकते हो कि ये आपका क्या है, ग्राफिकल पोजीशन है। इसके बाद है बेटा आपका रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ये बेटा हम कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। इतना आपको समझ में आ गया होगा या नहीं, ये बताओ, समझ में आया हो तो क्लियर कर लेना, ओके। तो समझ में आने के बाद आपने वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ओके। थैंक यू।